मुझे पता है कि 1 घंटे के अंदर ही जो है वो रेड अलर्ट घोषित कर दिया था पूरे नॉर्थ इंडिया में, और 50,000 रुपये का इनाम भी कर दिया था मुझ पर। तो फिर मैं निकल के सबसे पहले गाजियाबाद गया, फिर वहाँ जाके अपने घर पर कॉल किया, अपने माताजी से बात की, उनसे जो है क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी तो थोड़ी पैसे की हेल्प मांगी उनसे। वो बेचारी घबरा गई, वो कहने लगी भाई ये अच्छा नहीं किया जेल से निकल भाग के। मैंने कहा देखो मुझे अफ़गानिस्तान जाना है, ये काम करना है और मुझे थोड़ा पैसे दो आप। फिर उन्होंने थोड़ा हेल्प भेजी मेरे पास पैसों की। फिर मैं आगे की जर्नी के लिए निकल गया। तो सबसे पहले मुझे पासपोर्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने ये विचार किया कि भाई कहाँ से इजीली मेरा पासपोर्ट बन सकता है जो थोड़ा बैकवर्ड एरिया हो, थोड़ा पैसे वैसे दे के हो जाए। तो झारखंड, अच्छा, तब नया राज्य बना था। पहले तो बल्कि मैं बिहार गया, पटना, वहाँ से बन नहीं पाया। अच्छा, फिर रांची गया, तो वहाँ से मामला जम गया। तो वहाँ से एक संजय गुप्ता के नाम से मेरा पासपोर्ट बना, और उसी संजय गुप्ता के नाम के पासपोर्ट पर जो है मैं बांग्लादेश गया सबसे पहले। बांग्लादेश जाने का कारण ये था कि सबसे पहले मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, और फिर वहीं से ही एक पूरा प्लानिंग बनानी थी कि कैसे मैं अफ़गानिस्तान जाऊं। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया पुलिस से, एजेंसीज से, क्योंकि सब लोग बहुत हाथ धो के पीछे पड़ गए थे कि भाई कैसे इसको पकड़ के वापस लाओ। बांग्लादेश पहुंचने के बाद जो है फिर मैंने अपनी नेक्स्ट प्लानिंग शुरू करी भाई अफ़गानिस्तान जाने की। तो उसके लिए मैं अफ़गानिस्तान एम्बेसी में गया। तो वहाँ जाके मुझे ऐसा जो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मिली कि वो इतने ज़्यादा थे कि वो प्रिपेयर करने में मतलब बहुत झंझटबाजी थी, क्योंकि वो 3-3 साल के कागज़ मांग रहे थे। अब 3 साल पुराने कागज़ कहाँ से लाऊंगा। तो फिर जो है मैं पाकिस्तान एम्बेसी में गया कि भाई इनसे कोई हेल्प मिल जाए, और क्योंकि काबुल जाने के लिए ढाका से तो इस्लामाबाद ही जाके मतलब पॉसिबल था, इस्लामाबाद से ही जा सकते थे। अच्छा, डायरेक्ट वहाँ से नहीं था? डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दिल्ली से, इस्लामाबाद से और दुबई से, सिर्फ यहीं से ही काबुल के लिए फ़्लाइट्स थी। तो वर्ल्ड में कहीं किसी को भी जाना होता है, अगर काबुल जाना होता था तो वो पहले इनमें से किसी देश में जाएगा, फिर यहाँ से फ्लाइट, नेक्स्ट फ्लाइट लेके जाएगा। तो अब ढाका से थी नहीं, तो मैंने सोचा दिल्ली से जा नहीं सकता, दुबई में तेरी कोई सेटिंग नहीं है, तो इस्लामाबाद से जाना पड़ेगा। उसके पास गया मैं, तो उसने मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया, जो वीज़ा काउंसलर था। तो उसको शक हो गया, यार ये जो है संजय गुप्ता इसका नाम है, और अफ़गानिस्तान जाने की बात कर रहा है पाकिस्तान से होकर वाया पाकिस्तान, तो ज़रूर कुछ दाल में काला है। अच्छा। तो उसने मुझे कहा भाई दिल्ली से चले जाओ। तो अब आप बहाना मारोगे, लेकिन कोई बेवकूफ़ तो है नहीं भाई, आप कहोगे जी नहीं दिल्ली से नहीं, ये है वो है। उसने कहा भाई दिल्ली से चले जाओ सीधा जो है काबुल। तो मैंने कहा नहीं सर, वहाँ क्या वापस जाना, यहीं से चला जाऊँगा। तो खैर उन्होंने मुझे कहा कि हम देते नहीं हैं ऐसे वीज़ा, मतलब जिस देश का नागरिक है वहीं से देते हैं। तो लेकिन फिर भी चलो आपका मैं स्पेशल केस बना के भेजता हूँ, देखता हूँ, आप 10-15 दिन बाद आना। तो इतने में मैंने सोचा यार यहाँ से शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और उनकी बात भी मुझे कुछ दमदार दिखी नहीं, मतलब। तो मैंने फिर मुंबई आया मैं। अच्छा। इसी दौरान, इस 15 दिन के दौरान ही मुंबई में काउंसलेट था अफ़गानिस्तान का। तो फिर मैंने वहाँ पे वीज़ा अप्लाई किया, वहाँ से मुझे टाइम दिया गया। तो फिर मैं जब वापस बांग्लादेश आ गया वहाँ पे अप्लाई करके, तो फिर उनका कॉल वगैरह आया, फिर बुलाया उन्होंने मुझे। तो जब मेरी बातचीत हुई तो वो कहने लगे कि अरे भाई आपको हम भेज देंगे और हमारे साथ काम करो आप। तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं उनसे बात करने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ से वीज़ा एक तरीके से मिल ही गया था मुझे। हाँ। तो कहने लगे कि जब मैंने बात नहीं करी तो वो कहने लगे कि अरे भाई संजय गुप्ता कहें कि शेर सिंह कहें, है ना। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा इनको पता तो चल गया। मतलब ये बात कर बांग्लादेश वालों को, बांग्लादेश में जो पाकिस्तान एम्बेसी है, मतलब वही पाकिस्तानी एम्बेसी। हाँ। अच्छा। तो कहने लगे कि अरे भाई शेर सिंह वहीं पर ही पहुंच जाओगे,
जहाँ से आए हो, हाँ हाँ और हमारे साथ रहोगे तो अच्छा मतलब ऐश करोगे। तो मैंने कहा कि भाई सर आप तो बम फुड़वाते हो, ऐसी ऐश हमें नहीं करनी। तो कह रहे नहीं, सबसे नहीं फुड़वाते, हाँ हाँ हमारे यहाँ बहुत लोग रहते हैं इंडियंस, हाँ हाँ और वहीं रहो आप उनके साथ मज़े से। हाँ कराची रहो, इस्लामाबाद रहो, लाहौर रहो। हाँ तो कह रहे कि कुछ ऐसा नहीं है, सभी से हम कुछ वैसा काम कराते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने घुमा फिरा के दिया कि भाई जैसे उस समय फेक करेंसी का बहुत चलन था, इंडिया में बहुत आती थी पाकिस्तान से, है ना भाई, फेक करेंसी का कर लो, ये कर लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर लो, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट यही कराएंगे, है ना। तो मैंने कहा कि भाई मुझे कोई वास्ता ही नहीं रखना है। फिर थोड़ा गर्मा गर्म बहस हो गई आपस में, टेलीफोनिक। फिर मैंने रख दिया, मैंने कहा इनसे, लेकिन हो सकता है पीछे लग भी गए हों, है ना। तो फिर मुझे इधर से वीज़ा मिल गया था। अच्छा। तो मैं ढाका से वाया दुबई होके काबुल गया, वहाँ पहुँचा काबुल में। और काबुल पहुँचकर जो है फिर मुझे ये पता चला कि उस समय तो नहीं पता चला, फिर मैंने खोजबीन स्टार्ट करी। पता तो मुझे 1.5 महीने के बाद चला। अच्छा। कि जो पृथ्वीराज चौहान जी और जो मोहम्मद गौरी हैं, उनकी जो कब्र है वो गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे मौजूद है। तो लेकिन इस जगह को खोजने के लिए पहले मुझे 1.5 महीना बहुत इंटीरियर में और बहुत सारी जगहों पर घूमना पड़ा अफ़गानिस्तान में। तो उसके लिए मैं कंधार गया, हेरात गया। उस समय तो बहुत खतरनाक था। हाँ, बहुत खतरनाक था। अभी कई लोग सोशल मीडिया पे जैसे कभी कभी मेरी मजाक भी बना देते हैं। अच्छा। कि अरे भाई जैसे आजकल यूट्यूबर्स हैं, है ना, चले जाते हैं। तो लेकिन क्या है कि मैंने बताया ना, जिसमें इतनी बुद्धि नहीं है, जो टाइम के डिफरेंस को समझे। अभी कई लोग सेल्यूलर जेल जाते हैं और वो सेल्यूलर जेल में जाके जो है सेल्फी खींचते हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, जब उसको जज बोलता होगा या अंग्रेज बोलते होंगे तेरे को सेल्यूलर जेल भेजेंगे, काला पानी भेजेंगे, तो उसकी घर वाले सोच लेते होंगे बस ये इसका आखिरी दिन है, एकदम, है ना। लेकिन आज वहाँ दांत दिखा दिखा के लोग सेल्फी लेते हैं। तो किसी भी जो जगह होती है उसकी जो एक वैल्यू है वो उस समय के अनुसार है। नहीं, हम लोग को उस वक्त पढ़ते थे, देखते भी थे कि अफगानिस्तान उस समय तो बहुत ही था। तो ये मैं 2004-05 के समय गया हूँ। उस समय वहाँ पे नाटो की और जो तालिबानी लोग थे उनकी एकदम भयंकर फाइट चल रही थी। और किसी दूसरे देश के व्यक्ति के लिए वहाँ जाना, जिसको वहाँ की पश्तो और फारसी ना आती हो, जिसकी शक्ल उनसे ना मिलती हो, जो अलग ही पहचान में आ जाता हो, उसका वहाँ पे ऐसे माहौल में घूमना, फिर कोई बात को खोजना और फिर खोज के उसकी खुदाई करना। हाँ, तो इसको इस एंगल से इमेजिनेशन करना चाहिए। ये नहीं है कि आज आप जाओ, आज वहाँ पे वो एकदम शांति प्रिय देश है कि वहाँ आप चले जाओ और फिर उस बात की तुलना हमारे से करने लगो। तो वो एक, मतलब मुझे लगता है वो एक जस्टिफिकेशन नहीं है बात का। तो खैर वहाँ पे मैंने जैसे तैसे घूम फिर के उसको मैंने खोजबीन की और इनके समाधि स्थल तक भी पहुँचा। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की मैंने, उसको फिर यूट्यूब पर भी डाला है। ये सब अकेले कर रहे थे या कोई था साथ में आपके? नहीं, मैंने वहीं से ही कोई बंदे जो है बंदोबस्त कर लिए। ओके। किसी को पैसे का लालच से या और कुछ बातों से। तो क्योंकि मुझे भाषा की प्रॉब्लम थी तो साथी तो कोई चाहिए था। और फिर क्या है कि थोड़ा फिजिकल, खुदाई के समय तो फिजिकल वर्क है, तो मैं अकेले कितनी खुदाई कर लूँ, तो बंदा तो चाहिए। तो वो हो गया, ऊपर वाले की जब इच्छा होती है ना। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, आपको दिल से बता रहा हूँ। आज भी मैं यहाँ पे दिल्ली में घूमता रहता हूँ, तिहाड़ के आसपास से गुजरता हूँ, वहाँ की ऊंची दीवार को देखता हूँ, तो मेरा मन से खुद ही क्वेश्चन आता है, यार शेर सिंह तू यहाँ से कैसे निकल गया, है ना। तो फिर आंसर भी खुद आता है कि तेरी कोई हैसियत नहीं है। ये जो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, जो भी वो एक पावर है, उन्होंने समझिए हाथ पकड़ के मुझे निकाला, हाथ पकड़ के बिना खरोच लगाए अफगानिस्तान तक ले गए। जिस मिशन के लिए मैं गया वो सफलतापूर्वक कराया और बिना किसी खरोच के ही वापस तिहाड़ में लेकर आए।
और मैंने जो है कानून को फेस किया, जो अपना लॉ है, और वैधानिक रूप से जो है मेरी फिर बेल हुई, और मैं पिछले करीब 10 साल से एक आम जीवन जी रहा हूँ, लोगों के साथ मिलकर कुछ अच्छा करने का प्रयास करता हूँ।